नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, ये कहानियां पसंद आएगी। तो हमारी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो जो कोई भी ये कहानी का मतलब ये अर्थ समझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ये कहानी का मतलब अर्थ। हाँ, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। मेरा घड़ी दिखा रहा है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ओह शिट, मैंने तो अभी तक चेहरा ही नहीं धोया है। मैं ऐसे परेशान नहीं हो सकता। लगता है मुझे करना होगा। और मैं नल से पानी चालू करता हूँ और मेरे चेहरे पर मैं पानी मारता हूँ। फिर मैंने अपनी उंगलियों पर साबुन लगाया और साबुन लगा के मैं अपनी उंगलियां साफ करने लगा और मैंने अपने चेहरे पर साबुन का फोम फैला लिया और उसी समय मैंने अपने त्वचा भी मालिश करना शुरू कर दिए। पानी की बुदबुदाती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और पानी नाली के नीचे से बह रही थी। शायद मैंने नल बहुत लंबे समय तक खुला छोड़ दिया है। मुझे अब अपने चेहरे से साबुन को धोना चाहिए। मैं पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ, पर ये क्या है? वो कहाँ गया? मेरा हाथ, मैं पानी को छू नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर पानी को मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ। साबुन के बुलबुले से मेरी आंखों में चुभन हो रही है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, अब ये नल कहाँ गया? हाँ, यहाँ है नल। मैंने नल को थोड़ा सा मोड़ा और पानी चलना शुरू हो गया। मैं अपने चेहरे पर पानी छिड़कता हूँ। अंत में ये साफ हो जाता है। मैं अपने चेहरे को सुखाने के लिए एक तौलिया का उपयोग करता हूँ। मैं अब आईने में देखने के लिए डर रहा हूँ। और हाँ, अभी तक मैंने सेव भी नहीं किया। खैर छोड़ो। और मैं अपने घर से तेजी से बाहर भागा, जैसे कि चमगादड़ गुफा से बाहर निकलता है। अगर आपको ये घटना या ये कहानी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। पाकिस्तान के कराची शहर की यह घटना है। देर रात का वक्त था। हल्की हल्की झीसी सी पड़ रही थी। जुलाई के महीने में वैसे भी वे वक्त बारिश होती रहती है। गैरेज का काम निपटाकर अब्दुल रऊफ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे उन्हें नीली साड़ी में एक नौजवान लड़की दिखाई दी। वो काफी परेशान दिख रही थी। हालांकि आसपास सन्नाटा था, जिससे रऊफ को लगा कि शायद उसे घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली होगी। इसी से वो घबरा रही होगी। उन्होंने लड़की से बात की, उसे अपने स्कूटर पर बिठाया और उसके कहे अनुसार उसे एक चौराहे के पास वाली गली के सामने उतार दिया। लेकिन रऊफ मियाँ ने जैसे ही अपनी स्कूटर दोबारा स्टार्ट की, वो लड़की उनके सामने 2 कदम चलकर हवा में गायब हो गई। रऊफ मियाँ को जितना बारिश ने नहीं भिगोया था, उससे ज्यादा वो पसीने से भीग गए और रऊफ मियाँ वैसे दांत किटा रहे थे। अगली सुबह उन्होंने अपने मित्रों को पूरी घटना बताई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने उनकी बातों को गप समझा। लेकिन 4 दिन बाद 22 जुलाई 1979 की सुबह रऊफ मियाँ का इंतकाल हो गया। उन्हें तेज बुखार आया था। चर्चाओं का बाजार गर्म था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि रऊफ समुंदर के किनारे बदहवास हालत में मिले थे। वहां से जब उन्हें लाया गया तो उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। परिवार वालों ने साजिश की आशंका जताई और पुलिस थाने में शिकायत भी की। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और पुलिस की जांच में जो निकल कर आया, उसके अनुसार अब्दुल रऊफ का कत्ल नहीं हुआ था। इसीलिए किसी कातिल की तलाश भी नहीं हुई। मगर जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पहली बार पूरा मामला सामने आया। तकरीबन 2 साल पहले ताहिरा नाम की एक नौजवान लड़की अपने भाई के साथ अपनी सहेलियों के घर से वापस आ रही थी। रास्ते में एक सड़क पर उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। इससे पहले कि उसका भाई कार को रोक पाता, कार एक बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई। इस हादसे में ताहिरा की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि ताहिरा की एक्सीडेंटल मौत दरअसल एक साजिश थी, जिसमें वही
कराची के ही एक उद्योगपति का हाथ था जो कि ताहिरा को फंसाना चाहता था, और इसी के लिए ही उसने दुर्घटना का पूरा खेल रचा था, जिसमें उसने एक मैकेनिक और अपने एक पुलिस अधिकारी मित्र की मदद ली थी। प्लानिंग थी कि दुर्घटना में ताहिरा के भाई की मौत हो जाए, क्योंकि कार वही चला रहा था, और ताहिरा अकेली पड़ जाए, जिससे कि उसे आसानी से फंसा जा सके। लेकिन हुआ उसका उल्टा, और ताहिरा की मौत हो गई। और आश्चर्यजनक रूप से ताहिरा की कार दुर्घटना में मौत के ठीक 1 साल बाद कराची के उसी उद्योगपति की कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना का वक्त, हादसे का स्थान वही था जो 1 साल पहले ताहिरा की मौत का था। दुर्घटना के वक्त वहां खड़े चश्मदीदों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वाली लड़की को उस वक्त देखा था जब कार बिजली के खंभे से टकराई थी, जबकि कार के सामने की तरफ कुछ ही दूर पर रात में गश्त करने वाले सिपाहियों का कहना था कि दुर्घटना के वक्त उन्होंने कार के भीतर ड्राइविंग सीट के बगल में नीली साड़ी पहने एक खूबसूरत महिला को बैठे देखा था। रहस्य गहरा था, क्योंकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक लड़की कार के भीतर भी मौजूद है और उसी समय कार के बाहर भी मौजूद हो। अब इस घटना में ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सीट के बगल में ताहिरा को बैठे देखकर उस उद्योगपति ने भय के मारे अपने होश खो दिए हो और ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पैर रख दिया हो। उस रात को वो उद्योगपति एक नाइट क्लब से लौट रहा था। थोड़े फासले पर उसके पीछे आ रहे उसके दोस्तों ने इसी घटना को थोड़ा अलग तथ्यों के साथ बताया। उसके दोस्तों ने अपनी आंखों देखी बात बताई कि क्लब से थोड़ी दूर पर एक खराब ट्यूबलाइट लगे खंभे के नीचे एक नीली साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसने उस बिजनेसमैन की गाड़ी को रोका, और उसके दोस्तों ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से वे उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन तुरंत ही उनके दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर उस उद्योगपति के दोस्तों की बात सही माना जाए तो संभव है कि सामने से गाड़ी रोकने का इशारा करने वाली लड़की को उसी समय कार में अपनी बगल सीट पर बैठा देखकर उसके होश उड़ गए होंगे और उसकी गाड़ी खंभे से टकरा गई होगी। अगले साल उन्हीं दोनों के आसपास अब्दुल रऊफ की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि अब्दुल रऊफ की मौत के 1 साल बाद फिर उसी 17-18 जुलाई की रात को कराची स्थित कस्टम विभाग में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसी स्थान पर वो नीली साड़ी वाली लड़की दिखाई दी। वो उस रास्ते से घर लौट रहे थे जब उस अजनबी लड़की ने उनकी कार को इशारा करके रुकवाया। उस लड़की ने उनको बताया कि वो एक हादसे में घायल हो गई है और जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। उस पुलिस अधिकारी ने खुद अपनी आंखों से उस लड़की की गर्दन पर ताज़ा जख्मों के निशान देखे थे। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, मगर लड़की ने जिद की कि पहले मेरे घर में ले चलो। और आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी जब वो अधिकारी उसे लेकर एक घर के सामने रुका तो उस घर के भीतर जाने से पहले ही वो लड़की हवा में गायब हो गई। उस घटना के तीसरे दिन अफीम तस्करों के अड्डे पर छापा मारने के दौरान वो पुलिस अधिकारी उन अपराधियों की गोली का शिकार हो गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से कराची के प्रमुख राजमार्गों पर भी चलने वाले वाहन चालक रात के वक्त कभी भी किसी नीली साड़ी वाली लड़की को देखकर नहीं रुकते हैं, विशेष तौर पर तब जब महीना जुलाई का हो और तारीख 17 या 18 की हो। पाकिस्तान के कराची में यह घटना आपको अलग अलग तरीके से सुनने को मिल सकती है। काफी वक्त भी बीत चुका है इस घटना के बाद से। रहस्य जब अनसुलझे रह जाते हैं तो इनके इर्द गिर्द कहानियों के जाले बुने जाने लगते हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों में कुछ के पास उस रहस्य की तह में जाकर उसे सुलझाने की क्षमता होती है, पर ऐसा जुनून कम ही लोगों में होता है। तो दोस्तों, आपको ये पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। शिमला में एक बंगला है जिसे 1880 में एक अंग्रेज द्वारा बनवाया गया था। उस बंगले में एक अंग्रेज रहता था जो कि इस काले जादू की कला से प्यार करता था और इसे एक काले जादू के विद्वान पंडित विद्यानाथ से सीखना चाहता था। उन्होंने
कला सीखना शुरू कर दिया और जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेज इस काले जादू की विद्या में माहिर होता गया। और अचानक 1835 में उस अंग्रेज के परिवार के सदस्य एक एक कर गायब होने लगे। कोई नहीं बता पा रहा था कि वे कहाँ गायब हो गए हैं और उन्हें क्या हुआ है। पुलिस ने बहुत कड़ी जांच की, लेकिन कुछ नहीं पता लगा पाई। उसी साल कुछ महीनों के बाद पुलिस को उस अंग्रेज का शव उसके अध्ययन कक्ष में मिला। अंग्रेज ने काले जादू की कला अच्छी तरह से सीख ली थी और अब वो इसे व्यवहारिक रूप से करना चाहता था। उसने सीखा कि मृत लोगों को फिर से जिंदा कैसे किया जा सकता था। उसने उन लोगों पर जादू टोना किया ताकि वो उनके साथ जो कुछ भी करे उन्हें महसूस ना हो। और फिर उसने उनके जीवित रहते हुए उनके दिल, जिगर और गुर्दे को काट दिया। अंग्रेज के मंत्र के कारण वे मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सके। अंग्रेज ने मंत्र का उपयोग करके उन्हें फिर से जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन वो बार बार असफल रहा और उसने अपने परिवार के सभी 8 सदस्यों की हत्या कर दी। अंग्रेज का शव भी उसी हालत में मिला, उसका दिल, जिगर और गुर्दे काटा हुआ। उस शहर के लोगों का मानना है कि उसके परिवार के सदस्यों की आत्माओं ने ही उसे मार डाला, क्योंकि पुलिस ये पता लगाने में असमर्थ रही कि उसका दिल, जिगर और गुर्दे कहाँ हैं। अभी तक वो बंगला उन आत्माओं द्वारा प्रेतवादी थे। वे उस बंगले के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को मार डालते हैं। वे आत्मा उस बंगले के पास से गुजरने वाले सभी लोगों को देखती है। और आप भी उस बंगले में भूल कर भी मत चले जाना। तो दोस्तों, आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। ये बात तब की है जब मेरे घर का निर्माण हो रहा था और हमारे घर के बगल का पूरा इलाका बंजर था। मेरे घर से ताज होटल थोड़ी दूर था, जो कि मेरे घर से बिल्कुल साफ दिखती थी। घर से थोड़ी दूर पर एक जंगल था और थोड़ी ही दूर पर 2 और घर थे जो मेरे घर से देखे जा सकते थे, लेकिन वे हमारे घर से अच्छे दूरी पर थे। मेरे घर के आसपास उस समय कुछ भी नहीं था जब हम उस जगह पर शिफ्ट हुए थे। कुछ खेतों के साथ बंजर जमीन और एक जमीन थी जहां लाशें जलाई जाती थी। हाँ, आपने सही सुना। बस सड़क के उस पार हमारे घर के सामने ही वो जमीन थी जहां ग्रामीण लोग सब लेकर आते थे और उन्हें जला दिया करते थे। वास्तव में उस समय वो एक डरावनी जगह थी और आप रात में भी भेड़ियों को चीखते हुए सुन सकते थे। और हाँ, वो घटना कुछ इस प्रकार से है। मैं ये अपने घर पर होने वाली कई घटनाओं को बताऊंगा, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि मेरे घर में 2 अच्छी आत्माएं भी थी। एक थोड़ा शरारती था लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता था, और दूसरा जो था कि वो बहुत कम दिखाई देता था। लेकिन जो भी हो, हमारे घर में बड़ी पूजा होने के बाद हमें से किसी ने भी उनमें से किसी एक का भी अनुभव नहीं किया है। तो एक समय मेरी माँ घर पे बिल्कुल अकेली थी। मेरे पिता नौकरी पर गए हुए थे। हम सभी स्कूल में थे। उस समय हमारा एक चचेरा भाई भी हमारे साथ रहा करता था, लेकिन उस दिन वो भी घर पर नहीं था। मेरी माँ लाउंज में बैठी हुई थी। तभी अचानक उन्होंने पिछले कमरे में सफेद ड्रेस पहने हुए एक छोटे कद के व्यक्ति को देखा जो रूम को क्रॉस करके जा रहा था। मेरी माँ को लगा कि वो हमारा चचेरा भाई है और मेरी माँ उसको खाना खाने के लिए उसके नाम से पुकारने लगी, लेकिन उसने मेरी माँ की आवाज़ नहीं सुनी। तो माँ उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे गई, वो बाथरूम के सामने से गायब हो गया। माँ ने तब महसूस किया कि हमारे चचेरे भाई पहले से ही घर से बाहर है। मेरी माँ उस समय घर से बाहर भाग गई, लेकिन बाद में भी उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताया, क्योंकि हम बहुत छोटे थे और मेरे पिता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी बार जब मेरी माँ ने फिर से एक व्यक्ति को हमारे घर में घूमते देखा, लेकिन इस बार वो कोई और आदमी था। उसने राजस्थानी पोशाक जैसे कि ढीले सफेद पेट के साथ एक छोटी फ्रॉक की तरह दिखने वाले शर्ट पहना था।
माँ ने मुझे नहीं बताया कि उस समय की उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, लेकिन वो वास्तव में बहुत डर गई थी। उस दिन से माँ ने अपना समय ड्राइंग रूम में ही बिताना शुरू कर दिया, जब तक कि कोई घर पर वापस ना आ जाए। और तीसरी बार, ये तब की घटना है जब हम अपने घर में किराए लगाने के लिए ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर अपने घर की पहली मंजिल पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी हमारा कुछ फर्नीचर और रसोई का सामान अभी भी नीचे ही था। हमारे साथ रहने के लिए हमारे एक चचेरा भाई हमारे घर पर आया था। वो एक प्रकार से हमेशा उदास रहने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा अपने लाइफ से नाखुश और दुखी ही रहने वाला व्यक्ति था। वो हमारे घर में 2 बार डरा और उसके लिए उसने हम पे ही आरोप लगाया। ठीक है, वो हमारे साथ रहने लगा, पर उसने हमसे पूछा कि क्या वो अकेले ग्राउंड फ्लोर पे रह सकता है। वो कभी कभी थोड़ा मजाकिया भी हो जाया करता था। वो ऐसे लड़कों में से एक था जिसे दिन भर अपने चेहरे को आईने में देखना बहुत पसंद था, और आईने देखते हुए बालों में हाथ फेरना भी। खैर, ये उस रात की बात है जब मेरी माँ ने उसकी चीखें सुनी और तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। जब वो शांत हुआ तो मेरी माँ ने उसे पूछा कि क्या हुआ, वो इतनी रात को इतनी जोर से क्यों चीख रहा है। तो उसने बताना शुरू किया कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए धीमे आवाज में कुछ गुनगुना रहा था, तो उसकी नजर उसके ही बिस्तर पर बैठे हुए एक छोटे कद के आदमी पर पड़ी, जिसने सफेद रंग के गंदे कपड़े पहने हुए थे। और उस सफेद रंग के कपड़े पहने हुए आदमी ने उससे कहा, तुम अपने पूरे जीवन में कभी भी इससे अच्छा गा नहीं पाओगे। और ये कहकर वो वहां से गायब हो गया। ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे मेरी माँ ने देखा था। और चौथी बार, एक दिन मेरे पिता घर में बने गैराज से कार बाहर निकाल रहे थे, और मेरे घर से लगने वाला मेन रोड में ढलान है। और जब वो साइड से कार निकाल रहे थे, तो पीछे से आ रही एक अन्य कार ने साइड से पापा के कार में इतना जोर का टक्कर मारी कि उस कार का परखच्चे उड़ गई और वो पलट गई। और देखते ही देखते वो कार फिर से अपने पुराने स्थिति में आ गई। उस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और वहां हर कोई जिसने ये घटना देखा, सबने यही कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये एकदम अविश्वसनीय था। किसे कोई पूरी तरह से टूटा हुआ कार देखते ही देखते खुद ही बन जाएगा। ये भगवान का जादू या कुछ अच्छी आत्मा की मदद से हो सकता था। तो यही थी मेरी कहानियां। तो दोस्तों, आपको ये सभी कहानियां कैसी लगी? अगर आपको ये सभी कहानियां अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।